दोस्तों, जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए कि ये कहानी आपके दिलो दिमाग में घूमने वाली है। और ये घटना हरियाणा के हिसार की ऐसी घटना थी जिस पर उस वक्त के लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल था। लोग उस रात हुए दर्दनाक हत्याकांड से दहल गए थे और सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि घर की सबसे लाडली बेटी ने एक साथ घर को शमशान घाट में बदल दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की। हिसार में रेणुराम पुनिया नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। ये वही रेणुराम पुनिया था जिसकी हिसार के बाहर इतनी जबरदस्त हवेली थी जिसे लोग देखने आते थे। और ये कहा जाता है कि रेणुराम पुनिया ने अपने शौक के चलते अपनी हवेली में ऐसा रैंप बनवाया था जिससे उसकी गाड़ी दूसरी मंजिल पर सीधे उसके बेडरूम तक चली जाए। लेकिन दोस्तों, रेणुराम को क्या पता था इस हवेली में इतना खौफनाक मंजर होने वाला है। शुरू से रेणुराम इतना धनवान नहीं था। वो एक ट्रक क्लीनर का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने तेल के धंधे में अपना हाथ आजमाया और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया। उसने अपनी मेहनत से 125 एकड़ जमीन खरीदी और साथ ही साथ दिल्ली, फरीदाबाद में उसकी कई फैक्ट्रियां भी चलने लगी। और इतना धनवान होने के साथ रेणुराम लोगों की मदद भी खूब करता था, जिस कारण से एक चुनाव में लोगों ने रेणुराम को अपना विधायक भी चुन लिया। रेणुराम के पास धन दौलत के साथ इज्जत, शोहरत सब कुछ था। लोग ये समझ ही नहीं सकते थे कि इतने बड़े और अच्छे परिवार के साथ इतना भयानक मंजर हो सकता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 23 अगस्त 2001 को इस हवेली में पार्टी चल रही थी और ये पार्टी थी रेणुराम पुनिया की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन की। लेकिन दोस्तों, इस पार्टी की सबसे अजीब बात ये थी कि इस पार्टी में सिर्फ घर के ही 10 सदस्य मौजूद थे, जिसमें रेणुराम पुनिया, उसकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी और 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया थे। सुनील रेणुराम की पहली पत्नी से हुआ था और उसकी शादी भी कर दी गई थी। सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 3 बच्चों 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की छोटी बच्ची प्रीति के साथ इसी घर में रहता था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका और सोनिया में से सोनिया बड़ी थी और ये सोनिया अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी। रेणुराम सोनिया की हर ख्वाहिश को पूरा करता था और सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस भी करती थी। शरीर में भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो पिता ने अच्छी प्रैक्टिस करवाई और काफी सारे स्पोर्ट्स में भी भेजा। इसी दौरान जब सोनिया प्रैक्टिस कर रही थी तब उसकी मुलाकात होती है संजीव कुमार से, जो खुद जूडो का एक अच्छा खिलाड़ी था। दोनों साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और प्रैक्टिस करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए और आखिर में दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने आपस में शादी करने के सपने देखने भी शुरू कर दिए। एक दिन बैठे बैठे संजीव यूं ही सोनिया से कहता कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, और कहा तुम बड़े बाप की बेटी हो। तब सोनिया जवाब देती कि वो मेरे पापा की मैं लाडली हूँ और मेरे पापा मेरी शादी के लिए कभी मना नहीं कर सकते। और उसके बाद ही सोनिया के दिमाग में ये बात घूमने लगती है। उसी रात सोनिया पहुंच जाती है रेणुराम पुनिया के पास अपने रिश्ते को लेकर, और सोनिया सीधे जाकर पिता से कहती है कि वो संजीव कुमार से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही रेणुराम पुनिया मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी लाडली बेटी सोनिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहता था, अच्छा परिवार ढूंढना चाहता था, एक समृद्ध परिवार की खोज में था। रेणुराम करोड़ों का मालिक था और संजीव कुमार एक बेहद साधारण सा लड़का।
एक बार फिर रेणुराम अपनी लाडली बेटी सोनिया के लिए सोचता है और रेणुराम पुनिया अपनी बेटी की खुशी के लिए उसके लाड प्यार में आगे झुक जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। रेणुराम पुनिया बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी सोनिया की शादी संजीव कुमार से करवा देता है। उन दोनों की शादी रेणुराम ने बड़े धूमधाम से कराई और दोनों बाहर रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही संजीव कुमार का काम ठप पड़ जाता है, तो रेणुराम ने संजीव कुमार की आर्थिक मदद भी की और अक्सर ही जब जब जरूरत पड़ती रेणुराम हमेशा ही रुपयों पैसों के मामले में संजीव की मदद कर दिया करता। लेकिन दोस्तों 23 अगस्त 2001 की रात को कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा सहम जाता है। दरअसल 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन था। तो रेणुराम ने सोनिया से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है और हमें ये जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाना है और सारी व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। तब सोनिया अपने पापा से कहती है कि हम जन्मदिन 24 अगस्त को नहीं बल्कि 23 अगस्त को मनाएंगे। और सोनिया सबसे अजीब बात तो ये कहती है कि आप 23 अगस्त को किसी को भी इनवाइट मत करना, हम घर के सभी सदस्य मिलकर ही एंजॉय करेंगे और बाहर के लिए 24 अगस्त को पार्टी रखेंगे। क्योंकि सोनिया का पिता रेणुराम सोनिया की हर बात मानता था, तो उसके पिता ने सोनिया की इस बात के लिए भी हामी भर दी। 23 अगस्त को सोनिया घर के दामाद यानी अपने पति संजीव कुमार के साथ हिसार की हवेली में पहुंच जाती है और रात को पार्टी की तैयारियां करने लगती है। दोस्तों शाम को घर के नौकर और ड्राइवरों को भी छुट्टी दे दी जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं और इस पूरी हवेली में घर के 10 सदस्य ही बच जाते हैं। रेणुराम पुनिया, उसकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी, 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया, सुनील की पत्नी शकुंतला और 3 बच्चे 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की छोटी बच्ची प्रीति और सोनिया का पति संजीव कुमार। अब दोस्तों रात को इस हवेली में तेज आवाज में गाने चलाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन वो इस खबर से अनजान थे कि कुछ ही देर में ये हवेली मुर्दों का घर बनने वाली है। घर के सभी सदस्य खूब एंजॉय करके प्रियंका को विश करते हुए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी दोस्तों सोनिया सभी के लिए दूध लाती है और बारी बारी से सभी के कमरों में दूध दे आती है। लेकिन दोस्तों ये दूध कोई साधारण दूध नहीं था, बल्कि सोनिया ने इस दूध में नशीला पदार्थ मिलाया था, जिसे पीकर घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो जाते हैं। और बाद में जांच में ये भी पता चलता है कि सोनिया ने खीर में भी अफीम मिलाया था। और दोस्तों सोनिया ने उस 45 दिन की बच्ची को भी दूध पिला दिया था ताकि वो रात को रोए ना। दोस्तों बाद में पता चला कि सोनिया जब सभी के दूध में नशीली चीज मिला रही थी तो उसने भाई सुनील के दूध में सबसे ज्यादा नशीली चीज मिलाई थी, क्योंकि उसका भाई बहुत ही हट्टा कट्टा और तगड़ा नौजवान था। उसका शरीर, उसका कदकाठी पहलवानों की तरह मजबूत था, क्योंकि सोनिया को सबसे ज्यादा इसी से डर था कि कहीं रात को सुनील जाग न जाए। इसके बाद शुरू होता है उस हवेली में मौत का सबसे खतरनाक खेल। अब उस घर में सोनिया और उसके पति ही जगे हुए थे और सोनिया ने आधी रात को स्पीकर की आवाज काफी तेज कर दिया ताकि घर की आवाज बाहर ना जाए और बाहर के लोगों को कुछ भी पता ना चल सके। इसके बाद सोनिया, उसका पति संजीव कुमार सबसे पहले रेणुराम के कमरे में जाते हैं और सोनिया संजीव से अपने बाप को मारने के लिए कहती है। जैसे ही संजीव कुमार रेणुराम को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकालता है तो देखते हैं कि घर में तो 8 सदस्य हैं, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 6 ही गोलियां हैं। सोनिया भी सोचती है कि गोली से हो सकता है कि रेणुराम बच जाए,
फिर सोनिया स्टोर रूम से लोहे की रॉड ले आती है और उस रॉड को संजीव को दे देती है। लेकिन संजीव कुमार घबरा जाता है और मना कर देता है। तब सोनिया उसे हड़काती है और कहती है, तुम मर्द होकर भी इतना नहीं कर सकते, और अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे। इतना सुनकर संजीव को जोश आ जाता है और संजीव और सोनिया रेणुराम के बेड के पास चले जाते हैं। सामने रेणुराम पुनिया अपने बेड पर सो रहे होते हैं तो संजीव कुमार रॉड से 4-5 बार रेणुराम पुनिया को दर्दनाक तरीके से वार करता है, जिससे रेणुराम पुनिया के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब वो बात आती है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस दृश्य के बारे में सोचकर ही लोगों की रूहें कांप जाएंगी। सोनिया रेणुराम के पैरों के पास खड़ी होती है। वह रेणुराम के नब्ज को तुरंत चेक करती है तो पता चलता है रेणुराम मर चुका है। तो वो संजीव के सामने अंगूठा दिखाकर थम्स अप करती है और संजीव से हाथ मिलाती है, कहती है काम हो गया है। और दोस्तों, ये सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि वो बेटी जिसने रेणुराम इतना प्यार करता था, जिसकी हर ख्वाहिश रेणुराम पूरी करता था, इसके बाद भी वह क्यों ऐसा कर रही है। इसके बाद संजीव कुमार और सोनिया दूसरे कमरे में जाते हैं जहां सोनिया की माँ 2.5 साल की पोती के साथ सो रही होती है। और जैसे ही संजीव सोनिया की माँ को रॉड से मारता है, वैसे ही रॉड 2.5 साल की पोती को लग जाती है। तो संजीव कुमार दूसरी रॉड उसके माँ को नहीं मार पाता है। तब सोनिया कहती है मारो, तब संजीव रॉड नहीं मार पाता है। तब सोनिया तकिया से ही अपनी माँ का दम घोट देती है। उसके बाद संजीव से कहती है अब रॉड मारो। तब दूसरी रॉड संजीव कुमार उसके मुंह के पास मारता है और उसके माँ और 2.5 साल की पोती वहीं मर जाते हैं। अब अगला कमरा था सुनील का, लेकिन वो अब भी इस कमरे में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अब भी सुनील से डर लग रहा था कि अगर वो जाग गया तो उन दोनों के काबू में नहीं आने वाला है। उसे आखिर में मारने की सोचते हैं और फिर वो प्रियंका के कमरे में जाते हैं जिसका जन्मदिन था। उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और सुनील के 4 साल के बेटे को भी इसी रॉड से मार देते हैं। और अब दोनों डर जाते हैं और सुनील के कमरे में जाने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में दोनों फैसला करते हैं और सुनील के कमरे में जाते हैं जहां पर सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 45 दिन की बच्ची प्रीति के साथ बेड पर सो रहा होता है। तो संजीव सबसे पहले सुनील के सर पर रॉड मारता है और वो अचानक शकुंतला के सर पर और फिर आखिर में उस 45 दिन की बच्ची को भी मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा आखिर क्या कारण था कि इन लोगों का दिल पत्थर का हो गया था, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माँ बाप भाई बहन भाभी और मासूम बच्चों को मारने में इनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। और दोस्तों, बाद में तो पता चला था कि संजीव को मार रहे थे तब सोनिया उसके तरफ इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जोर जोर से सांसें ले रही थी कि एक बार तो संजीव भी सोनिया को देखकर डर गया था। और आज तक संजीव ने सोनिया को इतनी नफरत में कभी नहीं देखा था। और इसके बाद अब उस हवेली में जिंदा 2 ही लोग बचे थे और इसके बाद वो म्यूजिक को बंद कर देते हैं जो अब तक चल रहा था। और इसके बाद इतने कत्ल करने के बाद उनका नफरत का खुमार उतरता है। उसके बाद उनको एहसास होता है कि अब वो पुलिस से कैसे बचेंगे, ये उन्होंने क्या कर दिया। तभी सोनिया संजीव से कहती है कि धीरे से उसके सर पे भी रॉड मार दो, और घबराया हुआ संजीव उसके सर पर भी रॉड मार देता है, लेकिन चोट ज़्यादा तेज लग जाती है। तभी सोनिया वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। संजीव कुमार वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह घर में सबसे पहले विटनेस घर में काम करने वाला आता है और बेड और दीवारों पर
जब वो खून देखता है तो घबरा जाता है, जोर जोर से चीखने लगता है और इसके बाद आस पड़ोस में इसके बारे में बताता है तो आसपास के लोग तुरंत भाग भाग कर आते हैं। जब लोगों ने उस सुबह उस हवेली में पूरे खानदान की लाश को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी पूर्व विधायक रेणुराम पुनिया के घर पहुंच जाते हैं और पुलिस देखती है कि घर में 9 लाशें हैं और इसकी सूचना पुलिस हेड को दी जाती है कि घर में 9 लाशें हैं। लेकिन एक बार फिर जब लाशों को देखते हैं तब एक अधिकारी देखता है कि बाकी लाशों के मुकाबले सोनिया का शरीर गर्म था। नब्ज चेक करने पर पता चलता है कि सोनिया अभी जिंदा है। पता चलते ही तुरंत सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सभी जुट जाते हैं कि रेणुराम की एक वारिस को, एक सदस्य को किसी तरीके से जिंदा बचाया जा सके। और लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि घर की इस लड़की ने इतना भयानक कत्लेआम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर में कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है और ऐसा ही इस केस में भी हुआ था। पुलिस की टीम जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग कहते हैं कि घर में खुशी का माहौल था। प्रियंका का बर्थडे मनाया जा रहा था। देर रात तक घर में गाने चल रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी सोनिया की भी तबीयत कुछ ठीक होती है तो सोनिया से पूछताछ के लिए पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। तब सोनिया बताती है कि घर में कुछ लोग आए थे और उसके सर पर मार कर चले गए, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि कौन लोग और कितने लोग आए थे। पुलिस भी सोचती है कि पहले सोनिया की तबीयत ही खराब है और उस पर से घर वालों की मौत का सदमा, तो पुलिस सोनिया से कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, 25 अगस्त 2001 को फॉरेंसिक लैब की एक टीम पहुंचती है उस हवेली में और उस हवेली की बड़ी ही बारीकी से जांच फिरोख्त की जाती है, क्योंकि इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दहला कर रख दिया था। तो पुलिस बड़ी बारीकी से जांच में जुट गई थी ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रह जाए। तभी दोस्तों, जब पुलिस उस हवेली में जांच कर रही थी तभी एक अधिकारी को घर में एक पेज मिलता है। पेज के पास एक डायरी भी रखी हुई थी, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। पुलिस जब उस पेज को पढ़ती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल पुलिस को पता चल गया कि ये डायरी घर की बेटी सोनिया की है और उसके बाद पुलिस के शक के दायरे में सोनिया आ जाती है। लेकिन अब भी पुलिस को ऐसा लग रहा था कि घर की बेटी सोनिया आखिर ऐसा क्यों करेगी। और अब हॉस्पिटल में सोनिया की तबीयत में भी सुधार आ गया था तो कुछ अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं सोनिया के पास और सोनिया भी रोने का नाटक कर रही थी। इसके बाद एक अधिकारी सोनिया को वो डायरी दिखाता है और उससे पूछता है कि ये डायरी तुम्हारी है। वो कहती है हाँ, उसकी है। और इसके बाद अधिकारी वो पेज निकालकर सोनिया के सामने करके बोलता है, फिर तो ये पेज भी तुम्हारा होगा। पेज देखकर ही सोनिया के शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो कांपने लगती है। उससे कुछ बोला नहीं जाता। दरअसल उस पेज पर लिखा होता है, मैं अपने घर वालों से बेहद परेशान हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, सभी को मारने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये काम अकेले कर लूँगी। ये पेज उसने संजीव को लिखा था और बाद में उसे फाड़ कर वहीं फेंक दिया था। लेकिन वो पेज पुलिस के हाथ लग जाता है और अब दोस्तों, संजीव को भी दिल्ली से पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ सोनिया अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जब संजीव और सोनिया को मिलाया जाता है तब सोनिया फूट पड़ती है और सारी सच्चाई उगल देती है कि आखिर उसने घर वालों को क्यों मारा। दरअसल दोस्तों, सोनिया के पति के पास काम नहीं था। हालांकि रेणुराम पुनिया उसकी खूब मदद करते थे, लेकिन सोनिया अपने पति को बड़ा धंधा करवाना चाहती थी जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो सोनिया अपने पिता के पास जाती है और उनसे जमीन का हिस्सा मांगती है। तो पिता रेणुराम पुनिया जमीन में हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दोस्तों, सुनील को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने पिता से कहते हैं कि अपनी मेहनत से बने जमीन की हिस्सेदारी मत करो। आप जमीन के बदले सोनिया दीदी को और उनके पति को पैसे दे दो
और दोस्तों सुनील एक दिन सोनिया और उसके पति के पास भी जाता है, लेकिन सोनिया सुनील की बातों से ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इतने गुस्से में रहती है कि वह अपने पति का रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लेती है। उस दिन तो जैसे तैसे मामले का निपटारा हो जाता है, लेकिन षड्यंत्र करके सोनिया घर वालों से अच्छे व्यवहार से रहने लगी और एक दिन मौका पाकर सभी को मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि सोनिया को कई दिनों तक जेल में भी कोई अफसोस नहीं था। इतना बड़ा मामला होने के कारण 3 साल में ही 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और सोनिया ने जेल में आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, जिसके कारण 6 महीने के लिए उसे अलग कमरे में रख दिया गया था। लेकिन 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फिर 26 नवंबर 2007 को इनकी फांसी की तारीख रखी गई, लेकिन तारीख आगे बढ़ती रही। बाद में ये भी पता चलता है कि जब सोनिया ने ये काम किया था तब उसका एक बेटा भी था, जिसकी उम्र उस वक्त करीबन 1.5 साल की थी। यानी कि आज की उम्र में उसका बेटा करीबन 22 से 24 साल का हो गया होगा। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि जिन मामलों में फांसी में देरी हुई है उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग फांसी के इंतज़ार में हर रोज़ मरते हैं। और दोस्तों 2018 में संजीव को 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन वह फरार हो जाता है और 2021 में उसको मेरठ के एक आश्रम में साधु के वेश में पकड़ा जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों का इंसानियत से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।